हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे फ्रेंड्स। सो आज का सेशन हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे इंग्लिश पैडागोजी के साथ। सो देखिए, प्रीवियस 8 सेशंस में हमने बहुत सारा कंटेंट जो है डिस्कस किया है और आज फिर से 2 टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ही सेशन में। फर्स्ट इज चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन डाइवर्स क्लासरूम। इसके साथ ही जो रेमेडियल टीचिंग होती है, ताकि जो चैलेंजेस फेस किए जाते हैं डाइवर्स क्लासरूम में, उसको क्या सजेस्ट करेंगे आप, किस तरह से उसकी रेमेडी हम सजेस्ट करेंगे कि वो चैलेंजेस जो आ रहे हैं वो प्रॉब्लम्स क्लासरूम में ना आए, ठीक है, इफेक्टिव टीचिंग हो पाए एंड इफेक्टिव लर्निंग हो पाए। सो फ्रेंड्स, दोनों के दोनों टॉपिक्स हम आज ही एक ही सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। तो सेशन को आप कंप्लीट देखिएगा और देखिए, प्रीवियस सेशन में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स और लिंग्विस्टिक के बारे में डिस्कस किया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो आप डेफिनेटली देखिएगा, क्योंकि उसमें से अकेली एक वीडियो में से समझ लीजिए आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि वो कीवर्ड्स होते हैं और पिछले पेपर्स अगर आप उठाकर देखोगे ना, सीटेट के या फिर पीएसटेट के, तो वो चीज़ें पूछी गई हैं। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज का सेशन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेफिनेटली इसमें से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन से with the first topic, challenges of teaching English in diverse classroom. So here you can see the challenges of teaching English in a diverse classroom. सबसे पहले कि मैं इससे पहले कि मैं ये चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूं, आपको पता होना चाहिए डाइवर्स क्लासरूम क्या होता है। डाइवर्स क्लासरूम मीन्स जहाँ पे बच्चे इतने सारे होते हैं और सभी कहाँ से आते हैं, जिनकी अलग अलग लैंग्वेज है, ठीक है, अलग अलग कल्चर है उन सभी का, और अलग अलग उनका रिलीजन है। तो ये होती है डाइवर्सिटी, यानी कि ये सभी तरह के बच्चे एक ही क्लास में बैठे हैं और उन सभी के ऊपर एक टीचर है जो उनको पढ़ाएंगे। तो एक टीचर के लिए ये सभी चैलेंजेस ही होते हैं। इतनी सारी लैंग्वेजेस बच्चे बोलते हैं या फिर मल्टी कल्चर से आते हैं, सभी का डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन होता है। को सभी को मद्देनज़र रखते हुए टीचर को क्लास में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। सो सबसे पहले है हमारे पास ओवर क्राउडेड क्लास। सो देखिए, ओवर क्राउडेड क्लास में क्या है कि एक तो टीचर है, टीचर एक है पढ़ाने वाले, और बच्चे हैं क्लास में सपोज 50। लेकिन हमने एनईपी में भी किया था कि अगर 30 बच्चे हैं ना, 30 बच्चों के लिए एक टीचर, अगर 60 बच्चे हैं तो उनके लिए 2 टीचर्स हों, इस हिसाब से होना चाहिए। लेकिन कुछ स्कूल्स में क्या होता है, आज भी 50 से 60 बच्चे हैं और एक ही टीचर पढ़ा रहे हैं। क्या वो एक टीचर इन सभी पर इंडिविजुअल अटेंशन, पर्सनल अटेंशन दे पाएंगे? बच्चे के बारे में टीचर्स को पता होगा, एक टीचर कितने कितने क्लासेस को टीच करते हैं, कितने सेक्शंस टीच करते हैं। तो एक क्लास में अगर 50-60 बच्चे हैं तो पर्सनलाइज्ड इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। टीचर उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस प्रॉपर एक एक बच्चे को गाइड नहीं कर पाएंगे और बच्चों के कंसेप्ट्स भी जो हैं वो ज़्यादा क्लियर नहीं होंगे। जितने ज़्यादा बच्चे होंगे क्लास में, उतने ज़्यादा उनके डाउट्स होंगे। क्या सभी के डाउट्स क्लियर हो पाएंगे? इसलिए जो ओवर क्राउडेड क्लासरूम है, ये सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, सबसे बिगेस्ट चैलेंज है जो एक टीचर को फेस करना पड़ता है। साथ में सिर्फ टीचर्स को ही नहीं, बच्चों को भी इसमें फेस करना पड़ता है, क्योंकि देखिए, एक तो क्लासरूम का एनवायरनमेंट इस तरह का हो जाता है कि बहुत कंजस्टेड होके बच्चे बैठते हैं, फ्री नहीं फील कर पाते, ठीक है, ऑक्सीजन उतनी नहीं आती। हर एक फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज़ हम इग्नोर नहीं कर सकते। एरी एटमॉस्फेयर होना चाहिए क्लासरूम का, कंफर्टेबल बच्चे बैठें और कंफर्टेबली टीचर पढ़ाएं, एक एक बच्चे के बेंच पर विजिट कर पाएं इजीली, ठीक है। सो ओवर क्राउडेड क्लासरूम का कंसेप्ट हमें समझ में आ गया। देन इज द स्कूल एनवायरनमेंट। अब देखिए, जो स्कूल का एनवायरनमेंट है ये कितना ज़्यादा इफेक्ट डालता है बच्चों पर, उनकी लैंग्वेज पर। अब देखिए, अगर जो स्कूल समझ लीजिए आपका कहीं इस ऐसी प्लेस पर है जहाँ पास में कोई नॉइज़ मेकिंग है, अगर रेलवे स्टेशन के पास है, ठीक है, हॉर्न ब्लो होते रहते हैं, ठीक है, किसी भी ट्रांसपोर्ट के पास है जहाँ पे रेलवे स्टेशन है, बस स्टॉप है या फिर व्हाट्सोएवर, ठीक है, या फिर कोई मार्केट है उसके पास जहाँ पर हर टाइम इतना शोर आता रहता है, तो बच्चे डिस्टर्ब होते रहते हैं बार बार। ये तो है इसका फिजिकल एस्पेक्ट। लेकिन अगर हम इसका अनदर एस्पेक्ट देखें तो बच्चों को डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट मिलना चाहिए स्कूल में। क्या मिलना चाहिए? डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट, जहाँ पर बच्चे फ्रीली अपने व्यूज़ को, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स को टीचर्स के साथ डिस्कस कर पाएँ, उनको ऐसे ना लगे कि टीचर उनको डांटेंगे या फिर कुछ करेंगे, ठीक है। इस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं कॉन्जीनियल एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है, कॉन्जीनियल एनवायरनमेंट स्कूल का होना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं वो क्या कर सके, इंग्लिश सिखा रहे हैं ना हम उनको,
तो वो इंग्लिश जो टीचर बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुन पाएं, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा है उसको अच्छे से देख पाएं, इस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए क्लास में। देखो सारी चीज़ें इसमें कवर हो रही हैं कि उनका सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह से होना चाहिए। ये पॉइंट फिर इसके साथ रिलेट हो रहा है, अगर ओवर क्राउडेड क्लास होगी तो बेंचेस पीछे 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 की तरफ जाएंगे या फिर साइड वाइज जाएंगे। ब्लैक बोर्ड आपका यहाँ पर लगा है और इस तरह से आपका सीटिंग अरेंजमेंट है, कितने पीछे पीछे बेंचेस जा रहे हैं कि इन बच्चों को ब्लैक बोर्ड अच्छे से नजर आएगा, या फिर साइड वाइज लगाएंगे तो इन बच्चों को ये व्यू सही होगा, नहीं सही होगा। तो स्कूल का एनवायरनमेंट देखिए, सभी पॉइंट्स क्या है, इंटर रिलेटेड हैं कुछ हद तक, ठीक है। तो स्कूल एनवायरनमेंट फिजिकली एक तो सही होना चाहिए, वहाँ पर चैलेंज हो जाता है कि टीचर को ऊंची बोलना पड़ता है, अगर कहीं नॉइज़ आ रहा है बाहर से, विंडोज़ बंद करनी पड़ती हैं, फिर हवा का पैसेज बंद हो जाता है, ठीक है। अगर हम अदर साइड देखें इसकी तो क्लास का एनवायरनमेंट डेमोक्रेटिक होना चाहिए, टीचर शुड एक्ट एज अ फैसिलिटेटर, ठीक है, नॉट अ डोमिनेटिंग रोल, पूरा दबदबा वाला रोल नहीं होना चाहिए टीचर का, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होना चाहिए क्लासरूम का, बच्चे फ्री होने चाहिए कुछ भी क्वेश्चनिंग करने के लिए, अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ें बच्चों के पास बिल्कुल क्लियर हो कि वो ध्यान से सुन पाएँ अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ, ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा है या फिर जो भी टीचर टीचिंग एड शो कर रहे हैं उसको अच्छे से देख पाएँ एंड इंग्लिश को यूज़ कर पाएँ फाइनली, ठीक है। तो स्कूल एनवायरनमेंट इस तरह का होना चाहिए। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 3 है फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स। फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स जैसे इसके भी मैं आपको 2 चीज़ें बताने वाली हूँ। एक तो देखिए जो बच्चे इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज लेते हैं तो उनके लिए इंग्लिश को रीड करना, ठीक है, उनकी रीडिंग हैबिट्स कुछ इस तरह की हो जाती है, वो लैग कर जाते हैं, पीछे रह जाते हैं क्योंकि उसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते। देन सेकंड पॉइंट क्या है कि ऐसे ऐसे करके रीड करना, स्टडी मटेरियल, डिफ़िकल्टी इन लर्निंग, इस तरह से बच्चों की स्पीड यानी कि फिंगर पॉइंटेड रीडिंग, फिंगर पॉइंटेड रीडिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। ये भी क्या है, एक चैलेंज है। जब बच्चों को हैबिट पड़ जाती है कि ऊपर फिंगर रख रख कर फिर रीड करते हैं, ना तो उनकी स्पीड बन पाएगी ना उनकी कंसंट्रेशन बन पाएगी। तो यहाँ पर क्या चैलेंज आ जाएगा, स्पीड प्लस कंसंट्रेशन, दोनों चीज़ें नहीं बन पाएंगी बच्चों की, ठीक है। सो फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स में 2 पॉइंट्स हमने देखे। एक तो अगर बच्चे सेकंड लैंग्वेज लेते हैं इंग्लिश को तो उनको वो चीज़ सीखने में डिफ़िकल्टी होती है। देन इस फिंगर पॉइंटेड रीडिंग जो फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स में है। देन पॉइंट नंबर 4 है हमारे पास स्टडी मटेरियल। अब देखिए इतना सफिशिएंट स्टडी मटेरियल नहीं होता। अगर हम बात करें जैसे अर्बन एरिया, रूरल एरियाज़ होते हैं, तो अगर विलेज साइड में कोई एरिया है वहाँ पर हो सकता है स्टडी मटेरियल इतना ना हो, लाइब्रेरी की फैसिलिटी नहीं हो सकती, ठीक है, लाइब्रेरी की फैसिलिटी ना हो, या फिर लाइब्रेरी हो लेकिन उसमें बुक्स नहीं है, मैगजीन्स, ठीक है, जैसे बच्चों को वैरायटी ऑफ स्टडी मटेरियल चाहिए, मैगजीन्स हैं, जर्नल्स हैं, डेली न्यूज़पेपर्स हैं, अपने कोर्स की जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं डिफरेंट राइटर्स की वो अवेलेबल अगर नहीं है, इट मीन्स उनके पास लैक ऑफ स्टडी मटेरियल है। तो वो इंग्लिश को जितना ज़्यादा, देखिए हम कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप उसमें निपुण हो जाएंगे, यानी कि प्रोफिशिएंट हो जाएंगे। तो अगर आपके पास मटेरियल ही नहीं है पढ़ने के लिए तो आप उसमें प्रोफिशिएंट कैसे होंगे, इंग्लिश में फ्लुएंट कैसे होंगे, इंग्लिश के वर्ड्स आपको कैसे पता लगेंगे, कहाँ कहाँ वर्ड किस किस सेंटेंस में यूज़ होता है, ठीक है, सिचुएशंस में यूज़ होता है, वो चीज़ नहीं जान पाएंगे। तो स्टडी मटेरियल की कमी होने के कारण भी टीचर्स को चैलेंजिंग सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं। अब बुक्स टीचर्स ने तो अरेंज नहीं करनी ना लाइब्रेरी में, वो तो स्कूल अथॉरिटी का काम है। तो स्टडी मटेरियल होना ज़रूरी है, वरना कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं टीचिंग में भी आती हैं और लर्निंग में भी आती हैं। नेक्स्ट इज डिफ़िकल्टी इन लर्निंग इंग्लिश वोकैबुलरी। अब देखिए इंग्लिश की जो वोकैबुलरी होती है वो बिल्कुल सीमित नहीं होती है, वास्ट होती है, बहुत ज़्यादा वास्ट होती है वोकैबुलरी। जितनी आप वर्ड्स लर्न करोगे, एक सिचुएशन में उसको यूज़ करोगे उसका मीनिंग कुछ और होगा, किसी और सेंटेंस में उसका कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करोगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वास्ट वोकैबुलरी होती है और उसमें वेरियस होते हैं होमोफोन्स। वैसे मैं ये टर्म्स आपको करवाऊंगी नेक्स्ट सेशन में। होमोफोन्स क्या होते हैं, एक ही साउंड के 2 अलग अलग वर्ड्स, जैसे एक हो गया वीक और इसके साथ ही दूसरा क्या होता है वीक। प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन दोनों का मीनिंग क्या है, डिफरेंट है। हियर,
ठीक है, ईयर बोला, बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि क्या बोला है, ठीक है। इसके साथ साथ हम कहते हैं कि जो प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, वो करेक्ट करनी टीचर्स को इतनी डाइवर्स क्लासरूम में मुश्किल है। स्पेलिंग्स करेक्ट करने बच्चों के, किस तरह से चीज़ों को प्रोनाउंस करते हैं। अब देखिए हर बच्चा अलग अलग कल्चर से आता है, डाइवर्सिटी ऑफ क्लासरूम है तो अलग अलग कल्चर से आता है। वो एसेंट जो होता है ना, हमारा टोन होती है, जो हम कहते हैं कि इंग्लिश बोलते हैं ना तो भी पंजाबी में ही फील होता है, या फिर हिंदी टच आ रहा है बीच में, तो वो जो प्रोनाउंसिएशन में टच आता है ना दूसरी लैंग्वेज का, वो चीज़ को करेक्ट करना, इंप्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है इसको आप क्या प्रोनाउंस करेंगे, बोल कर देखिए, फिर मैं बताती हूँ। दिस इज जनरली जो बच्चे बोलते हैं इसको हम बोलते हैं कैल्शियम, बट दिस इज नॉट कैल्शियम, दिस इज कैल्शियम। कैल्शियम जिसको हम बोलते हैं ना मैग्नीशियम, वो मैग्नीशियम नहीं होता, मैग्नीशियम ये होता है। तो प्रोनाउंसिएशन एक एक चीज़ को करेक्ट करवाना टीचर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। ये इसकी प्रोनाउंसिएशन कितने कितने बच्चों को करेक्ट पता थी, मुझे कमेंट करके येस बताओ और साथ में लिखो कैल्शियम, ठीक है। तो देखती हूँ कितने बच्चों को जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छे से आती है, ठीक है। साथ साथ में थोड़ा फन भी होता जाएगा हमारा। तो देखिए ये चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम ओरिएंटेड। अब देखिए जो भी इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाती है वहाँ पर ये फोकस नहीं करते कि बच्चों की जो ओवरऑल उनका लर्निंग कैपेसिटी है या फिर लर्निंग एबिलिटी है, ठीक है, उस चीज़ को हमने एनहांस करना है, यानी कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ लर्नर, ये चीज़ हमने और ज़्यादा बेटर करनी है। लेकिन उनका फोकस कहाँ पर होता है, एग्ज़ाम पर, कि जो इंग्लिश का सिलेबस है वो कंप्लीट किया जाए, मेन ऑब्जेक्टिव ही ये रह जाता है, ठीक है। तो वो फोकस नहीं करते कि बच्चों का जो स्टैंडर्ड है वो रेस किया जाए इंग्लिश में, तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो जाता है। देन नेक्स्ट चैलेंज क्या है, लर्नर्स एबिलिटी। अब देखिए हर चीज़ किसके साथ रिलेट हो रही है, डाइवर्सिटी के साथ। क्लास में डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स है, कोई स्लो लर्नर है, कोई फास्ट है, कोई गिफ्टेड स्टूडेंट है, ठीक है, कोई डेलिंक्वेंट स्टूडेंट हो सकता है, कितने सारे टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में। तो हर बच्चे की नीड को देखकर टीचर कितने एड्स यूज़ करेंगे भैया क्लास में, एड्स में पागल हो जाएंगे या फिर टीचिंग टेक्निक्स में पागल हो जाएंगे, कंसेप्ट कब पढ़ाएंगे। एक तरह से अगर एक मेथड यूज़ करेंगे तो 10 बच्चों को समझ में आएगा, 10 को नहीं आएगा। तो डाइवर्सिटी ऑफ क्लासरूम में ये बड़ा चैलेंज होता है कि हर बच्चे को सेटिस्फाई करना, हर बच्चे की नीड्स को देखते हुए ताकि उनको अच्छे से समझ में आ सके, वो टेक्निक यूज़ करना, वो मेथड्स यूज़ करने बदल बदल के, ताकि बच्चों को दिक्कत ना आएगी, किसी भी बच्चों को दिक्कत ना आए। उसके बाद हम कह सकते हैं कि पुअर विजन बच्चों का जो होता है, अक्सर स्कूल में हमने देखा गया बच्चों के चश्मे लगे होते हैं ना बड़े बड़े, तो कितने बच्चों को फर्स्ट बेंच पे बिठाएंगे, कितने बच्चे होते हैं जिनका विजन लो होता है, कितने बच्चों को फर्स्ट बेंच पे बिठाएंगे, या फिर ब्लैक बोर्ड पे कितनी बड़ी हैंड राइटिंग करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जिसको टीचर्स को फेस करना पड़ता है। सिर्फ हम कहते हैं कि टीचर्स को नहीं, टीचिंग में वो चीज़ें नहीं, साथ की साथ टीचिंग और लर्निंग पैरेलली चलती हैं। ये लर्नर्स को भी तो वो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं ना, साथ में बच्चों को भी तो प्रॉब्लम आती है। तो ये तो है देखिए चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन अ डाइवर्स क्लासरूम। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। इसमें अगर कोई एक आधा पॉइंट मैंने मिस कर दिया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि बाकी बच्चों को भी पता लग जाए। इसके साथ साथ 2 चीज़ें मैं आपको और बताना चाहती हूँ यहाँ पर, ठीक है, मुझे अभी माइंड में आए हैं वो वर्ड्स, बाद में भूल ना जाए कहीं। तो देखिए हमने बात की है कि क्लासरूम में चैलेंजेस होते हैं, तो हो सकता है कि टीचर अगर आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में ही बोलकर पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो उनको कोई और लैंग्वेज भी यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। 2 चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक तो होता है बायलिंगुअल, एक होता है मल्टीलिंगुअल। बायलिंगुअल क्या होता है, यानी कि एबिलिटी टू स्पीक 2 लैंग्वेजेस, बाय मीन्स 2। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है कि एबिलिटी टू स्पीक मल्टीपल लैंग्वेजेस, यानी कि 2+ लैंग्वेजेस, 2 से ज़्यादा भाषा अगर कोई टीचर बोल सकता है तो उसको हम बहुत अच्छा मानते हैं। और इसमें क्वेश्चन भी आया हुआ है कि मल्टीलिंगुअलिज्म को क्या समझना चाहिए, एज अ रिसोर्स, ठीक है। एनसीएफ क्या कहता है, एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि मल्टीलिंगुअलिज्म को क्या समझना चाहिए, एक रिसोर्स समझना चाहिए, ठीक है। एनसीएफ में इंग्लिश को क्या बोला गया है, इंग्लिश क्या है, एक ग्लोबल लैंग्वेज है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये दोनों क्वेश्चंस आए हुए हैं सीटेट के पेपर में। तो मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, एक रिसोर्स है। अगर किसी टीचर को ये भाषाएं ज़्यादा आती हैं तो इट्स बेटर, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को चीज़ें समझा सकते हैं, उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बच्चों को ये ना लगे कि सिर्फ इंग्लिश ही बोल रहे हैं या फिर सिर्फ हिंदी बोल रहे हैं, हम पंजाबी हैं, हमें पंजाबी नहीं आती, या फिर किसी और स्टेट में अगर आप हैं तो वो रीजनल जो लैंग्वेज है टीचर्स को आए तो दैट इज़ अ रिसोर्स फॉर द टीचर, ठीक है। ये चीज़ पता लगी। अब हम देखते हैं इसके जो रेमेडियल टीचिंग है,
सो नेक्स्ट देखिए रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग को हम करेक्शन टीचिंग भी कहते हैं कि अगर टीचर्स डायग्नोज करते हैं बच्चों को कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, उनको डायग्नोज करके जैसे उनका टेस्ट लिया, सबसे पहले टीचर्स लेते हैं, उनको टीच करते हैं बच्चों को, ठीक है, फिर उनका टेस्ट लेते हैं, फिर वो देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फिर रीटीच करते हैं, दोबारा टीच करते हैं, इसको हम कहते हैं रेमेडियल टीचिंग। सो देखिए रेमेडियल टीचिंग क्या है। रेमेडियल टीचिंग इज आइडेंटिफाइंग द एरिया ऑफ डिफिकल्टी ऑफ स्लो और वीक लर्नर्स। रेमेडियल टीचिंग करनी किन के लिए ज़रूरी है? जिनको समझ में नहीं आ रहा, जिसको लर्निंग में डिफिकल्टी हो रही है, वो कौन होंगे? स्लो या वीक लर्नर्स, ठीक है। डायग्नोज करना, आफ्टर डायग्नोजिंग देयर डिफिकल्टी एंड प्रोवाइडिंग देन नेसेसरी हेल्प, या फिर हम गाइडेंस भी कह सकते हैं। अगर गाइडेंस से हेल्प हो जाए तो वो ठीक है, अदरवाइज उनको टीच करना यानी कि रीटीच करना। तो इस फेज को हम क्या कहते हैं? टीच, टेक टेस्ट एंड देन रीटीच, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? रेमेडियल टीचिंग। पहले तो क्लास को टीच कर दिया, फिर टेस्ट लेके पता लगा कि किन किन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, उसको डायग्नोज करना। डायग्नोस्टिक टीचिंग हमने जो है इसका अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आप वो डिटेल में देखना चाहते हैं तो वो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सो फिर उनको देखना कि कहाँ पर डिफिकल्टी आ रही है, फिर उस डिफिकल्टी को दूर करना। दूर कैसे करेंगे? या तो गाइडेंस प्रोवाइड करके या फिर उनको रीटीच करके, देख कर कि किस एरिया में उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या रीजंस हो सकते हैं। रीजंस ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज, बच्चों को क्यों लर्निंग में डिफिकल्टीज आती हैं। सबसे पहले है पुअर मेमोरी, एक बार जो चीज़ पढ़ ली वो याद नहीं रहती है, ठीक है, पुअर मेमोरी। देन इज शॉर्ट अटेंशन स्पैन, जब टीचर्स कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो वो पूरा अटेंटिव होकर नहीं सुनते, इधर उधर मस्ती में ध्यान रहता है, या फिर थोड़ा सा किसी ने कोई हरकत कर दी, कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक हो जाती है, ठीक है। देन इज लैक ऑफ मोटिवेशन, अब मोटिवेशन हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, ठीक है, क्लास में एंटर करने के लिए भी मोटिवेशन ज़रूरी है, ठीक है, वरना बच्चे बिल्कुल लो मूड में क्लास में एंटर करेंगे। तो हमारे पास आपकी इस सेशन को अटेंड करने की मोटिवेशन क्या है कि आपने अपना सी-टेट का या फिर पी-टेट का या फिर जो भी स्टेट का पेपर दे रहे हैं वो आपने क्लियर करना है, वरना आप क्यों अपना इसमें टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। आपकी पीछे मोटिवेशन है ना कि आपने पेपर क्लियर करना तो पढ़ना पड़ेगा। तो लैक ऑफ मोटिवेशन इंग्लिश में यही है, जो बच्चे डरते हैं ना इंग्लिश से, लाइक फियर ऑफ इंग्लिश होता है बच्चों को, फियर ऑफ द सब्जेक्ट। जिन बच्चों को इंग्लिश से डर लगता है वो क्या है ना, रिस्पॉन्सिबल होता है बैकग्राउंड। जिस कल्चर से हम आते हैं वहाँ पे हो सकता है इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं बोली जाती या फिर उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, सिर्फ स्कूल में सिखाई जाती है, तो बच्चे वो इंग्लिश से ना डरने लगते हैं, तो उनके अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन आ जाती है, ठीक है। सभी चीज़ें देखिए इंटर रिलेटेड होती हैं। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब लैक ऑफ मोटिवेशन होगी, बच्चों को अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, या फिर बच्चे के कॉन्फिडेंस में ही कमी होगी। हो सकता है जो बच्चे के फ्रेंड सर्कल हैं या फिर उसके पीयर्स हैं वो सब्जेक्ट में बेटर कर रहे हैं, या फिर उनकी इंग्लिश बोलने की जो कॉन्फिडेंस है, स्पीड है, वो ज़्यादा अच्छी है, तो हम रियल लाइफ में भी देखोगे ना, आप हिचकिचाओगे। जहाँ पर आपके साथ वाला बंदा थोड़ी ज़्यादा इंग्लिश में बात करे ना, तो आप वहाँ पर चुप रहोगे। अगर आपकी इंग्लिश वीक है, आप फ्लुएंट नहीं हो इंग्लिश में, ठीक है, तो वहाँ पर क्या आ जाता है? लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। देन इज वीक इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहाँ पर बच्चे को कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं वो उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि पीछे पीछे खुद को बैक एंड पर ले आता है। एंड फियर ऑफ सब्जेक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। देन इज रीडिंग प्रॉब्लम, इंग्लिश रीड करते हुए उसको एक फ्लो में रीड करना एक चीज़ होती है, ठीक है, और तोड़ तोड़ कर शब्दों को रीड करना, तो वहाँ पे बच्चों को रीडिंग प्रॉब्लम आती है, उससे क्या हो जाता है? कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाती। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लर्निंग डिफिकल्टीज, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहले है टू एनहांस द इंटरेस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए जो हमने डिसेबिलिटीज़ देखी थी, डिफ़िकल्टीज़ देखी थी, सॉरी, कि बच्चों को क्यों प्रॉब्लम आ रही है, तो वही दूर करना क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चों का जो इंटरेस्ट है पहले तो सब्जेक्ट में वो डेवलप हो। अगर बच्चा जिस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट होता है ना, उस चीज़ को ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करता है और अपने मन से वो चीज़ें करता है, तो एनहांस द इंटरेस्ट एंड कॉन्फिडेंस। अगर इंटरेस्ट बनेगा तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा बच्चों का। देन इज टू प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट एंड मोटिवेशन, बच्चों को मोटिवेट करें टीचर्स। अगर उनके मार्क्स कम भी आते हैं, कोई चीज़ वो नहीं कर पा रहे हैं, तो भी उनको नेगेटिव वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए, ठीक है, मोटिवेट करें कि कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा से देखते हैं, कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, या फिर कोई और प्रैक्टिकल एक्सपोजर बच्चे को देना और बच्चे को मोटिवेट करना, पॉजिटिव थिंकिंग उनकी हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैंने लास्ट में लिखा है, दैट इज डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड। जब हमारा किसी चीज़ को देखने का नज़रिया सकारात्मक हो गया, ठीक है, सकारात्मक ही कहते हैं आई थिंक हिंदी में, तो पॉजिटिव हो गया ना, तो वो चीज़ हम डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं और वो चीज़ में हमें इंटरेस्ट भी होगा।
तो ये तीनों पॉइंट्स हमारे हो गए। देन इज रिमूव स्ट्रेस ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखिए अगर कोई सब्जेक्ट बच्चों को पसंद नहीं है या फिर उसमें वो कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड नहीं कर पाता, जनरली जो है ना मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है या तो वो बच्चों का फेवरेट होता है या फिर बच्चों को पसंद कम होता है, यस या फिर नो वाला काम होता है, बीच बिचाले वाला कोई काम नहीं होता। क्योंकि मैथमेटिक्स में जो बच्चे कैलकुलेशंस कर पाते हैं उनको अच्छा लगता है, दूसरे ना स्ट्रेस लेकर बैठ जाते हैं कि हमें ये सब्जेक्ट आता नहीं है, हमें कैलकुलेशंस नहीं आती या फिर सो ऑन। इसी तरह से इंग्लिश में भी क्या होता है कि बच्चों को जिनको इंग्लिश जिनकी वीक है बोलने में, ठीक है, ग्रामर नहीं आती, स्कूल में देखिए बच्चों का मोटिव क्या होता है कि हमने एग्जाम पास करना है, सीधी सी बात, ठीक है, तो उनको स्ट्रेस हो जाता है इसी चीज़ का कि हमें आती नहीं है, तो टीचर्स उनकी हेल्प करें कि वो अपना स्ट्रेस दूर कर पाएँ। देन इज लर्निंग एक्टिविटीज़ एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ दें जहाँ से वो सीख सकें एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, चीज़ें प्रैक्टिकली वो कर पाएँ। जैसे इंग्लिश में आपने MCB की बुक होती है बच्चों की मेन कोर्स बुक, वहाँ पर एक्टिविटीज़ होती है ना जो कुछ रोल प्ले करवा के टीचर्स बता सकते हैं या फिर कोई टेप चलाते हैं फिर वो एक्सरसाइज फील करनी होती है, काफ़ी सारी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बच्चों को दिए जाते हैं। देन इज सिस्टमैटिक ट्रेनिंग, प्रोवाइड सिस्टमैटिक ट्रेनिंग टू डेवलप स्टूडेंट्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। काफ़ी चीज़ें इसमें होती हैं कि बच्चे का कम्युनिकेशन डेवलप हो, ठीक है, इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग उनकी हो पाए और जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं उनके पीयर्स के साथ रिलेशनशिप्स हैं वो इम्प्रूव हो पाएँ। देखिए हर चीज़ का आपके सब्जेक्ट पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अब इस चीज़ से देखिए होगा क्या, बच्चे एक्टिवली क्लासरूम में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जो बच्चे हिचकिचाते थे या फिर जो हम कहते हैं कि पैसिव स्टूडेंट्स थे क्लास के, वो एक्टिव हो जाएंगे तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो भी राइज होगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, उनके डाउट्स क्लियर होंगे तो उनका जो स्ट्रेस है वो दूर होगा, यानी कि सभी ऑब्जेक्ट्स वन बाय वन उनके फुलफिल हो जाएंगे। सो ऑब्जेक्टिव्स देखिए समझ में आ गए, तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है स्ट्रेटजीज फॉर रेमेडियल टीचिंग, ठीक है, क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की जा सकती हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, IEP। देखिए इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, क्या है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। यहाँ पर क्या होता है कि बच्चों की, हर बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग उनको इंडिविजुअल प्रोग्राम मिल पाए ताकि वो अपनी जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं उसको ओवरकम कर पाएँ, ठीक है, अपनी जो लर्निंग एबिलिटीज़ हैं उनको एनहांस कर पाएँ, रीइंफोर्स कर पाएँ उन चीज़ों को। देन इज पीयर सपोर्ट प्रोग्राम। पीयर सपोर्ट प्रोग्राम में क्या होता है कि बच्चों को अपने पीयर्स के साथ लर्निंग के लिए छोड़ा जाता है ताकि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, ठीक है, अपने जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं वो इम्प्रूव कर पाएँ, या फिर हम कहते हैं कि एक दूसरे से बात करके हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स ही तो इम्प्रूव होते हैं ना, और एक दूसरे के साथ रहकर हमारे कॉपरेशन स्किल्स जो होते हैं वो इन्हांस होते हैं, एक दूसरे की बात सुननी आ जाती है एंड सो ऑन, यानी कि जो पीयर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं पीयर्स के साथ वो इंक्रीज हो जाते हैं। देन इज़ रिवॉर्ड स्कीम। बच्चे अगर कुछ अकम्प्लिश करते हैं तो उनको रिवॉर्ड मिले, ये क्या चीज़ है, उनको बहुत मोटिवेट करती है कि अगर हमारे जैसे आपको पता होगा ओलंपियाड्स होते हैं ना, तो अगर ओलंपियाड में बच्चे की कोई पोजीशन आती है तो उनको स्कॉलरशिप में किसी को 500 मिलता है, किसी को 1000 मिलता है, या फिर जो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट होता है ना, बच्चे सर्टिफिकेट देखकर भी खुश हो जाते हैं। तो रिवॉर्ड स्कीम होनी चाहिए, वो बच्चों को मोटिवेट करती है कि हम ये चीज़ करें, हम इस चीज़ में आगे बढ़ें। देन इज हैंडलिंग प्यूपिल्स बिहेवियर प्रॉब्लम्स। अब देखिए हर बच्चे की जो डिफरेंट बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती हैं क्लासरूम में, पहले तो उन चीज़ों को अच्छे से डायग्नोज करना, अच्छे से देखना, फिर बच्चे के पेरेंट्स के साथ इन टच में रहना, वहाँ की बच्चों की हैबिट्स, फिर एक एक बच्चे की जो है प्रॉब्लम, जिनकी भी प्रॉब्लम है ना, उनको फ्री माइंड बच्चों को अपनी प्रॉब्लम्स जो है टीचर के साथ वो शेयर कर पाएँ और टीचर उनको एज अ काउंसलर एक्ट कर पाएँ, ठीक है, काउंसलर मीन्स 1-on-1, एक टीचर एक स्टूडेंट, ठीक है। तो बच्चे अपनी जो भी उनको प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है 10 बंदों के सामने ना बोल पा रहे हो, तो टीचर उनको इंडिविजुअली हर बंदे को अटेंशन दे, हर बच्चे को अटेंशन दे और उनकी प्रॉब्लम सुने ताकि वो उनकी जो डिफ़िकल्टी है वो दूर कर पाए। सो ये सारी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं अपनाई जाती हैं फॉर रेमेडियल टीचिंग। और यहाँ पर हमारा आज का ये सेशन भी फ्रेंड्स होता है कंप्लीट। आई एम श्योर ये आपको हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को एक थम्स अप ज़रूर दिखाइए और इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। और आने वाले सेशंस में हमारे वैसे 1 या 2 टॉपिक्स ही आई गेस रह गए हैं, तो वो चेक करके मैं कोशिश करूँगी कि 1 या 2 सेशंस में हमारी इंग्लिश पैडागॉजी भी जो है वो कंप्लीट हो जाए। फिर हम
पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। पैसेज पर बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, तो वो चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है कि किस तरह से आपका CBT, आपको पता होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो कंप्यूटर पे काम करना थोड़ा सा आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। और वीडियो हेल्पफुल रही हो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।